स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन या केनाल रेस की डिस्कवरी किस तरह हुई थी। इससे पहले हमने कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को पढ़ा था। आज हम डिटेल के साथ प्रोटॉन की डिस्कवरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब को बनाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हमें पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए हुई थी। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था डिस्चार्ज ट्यूब, उसी तरह हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को प्रोटॉन के लिए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर गैस प्रेजेंट है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से। तो ये है उसका प्रोटॉन का पोर्शन, और बाहर की तरफ उसके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमने इससे पहले पढ़ लिए। आज हम प्रोटॉन की डिस्कवरी को पढ़ेंगे। तो जैसे ये एक एटम है, मॉलिक्यूल या एटम है, यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एक और एटम को हम ले लेते हैं, जिसमें भी बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन। अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हम इजेक्ट करवाएंगे और इन प्रोटॉन्स को अलग करेंगे। इन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी को, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको जिसने डिस्कवर किया था, इसका डिस्कवर का क्या नाम है? ई गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। उसने इसे किस तरह डिस्कवर किया था कि यहाँ पर जब ये प्रोसेस होता था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस होता था, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजेक्ट हो जाते थे। लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि उसने नोट क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। उसने क्या नोट किया? तो उसने ये नोट किया कि इस तरफ ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है। तो कैथोड की तरफ एक ग्लो उसे नजर आ रहा था, एक चमक उसे दिखाई दे रहा था, और उस चमक को इसने एक्सप्लेन किया कि क्या चीज है जो कि कैथोड की तरफ जा सकता है, वो क्या चीज हो सकता है, उसकी एक्सप्लेनेशन इसने दी थी। सबसे पहले तो उसने कलर्ड ग्लो को ऑब्जर्व किया था। कलर्ड ग्लो क्या मतलब है? कि वो चमक जो कि कलर्ड भी हो, कोई ना कोई कलर हो उसका, वो ऐसा चमक उसको दिखाई दिया। तो उसने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि यहाँ पर उसने फ्लोरेसेंट लगाया था जिस पर चमक आ रहा था। यहाँ पर उसने कैथोड के अंदर उसने परफोरेटेड कैथोड लिया था जिसमें सुराख प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से बाहर की तरफ ग्लो उसे दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ पर, जैसे कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो उसने कहा कि अगर यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट है तो वो किसी न किसी एटम और मॉलिक्यूल से बने होंगे, और ये जब किसी एटम मॉलिक्यूल से बने होंगे तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन इससे चला जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और एटम का हमें पता है कि ये क्या है? ये हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अगर न्यूट्रल में से आप नेगेटिव चार्ज को निकाल लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल उसके अंदर बचेगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, और हमने न्यूट्रल की तरफ आना है। एज अ होल एटम हमारे पास क्या है? वो न्यूट्रल है। तो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव पार्टिकल हमारे पास बचेगा, क्योंकि जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ मिला लेते हैं तो उससे न्यूट्रल पार्टिकल हमारे पास बनता है, जो कि एटम अपने आप में एक न्यूट्रल है। तो अगर इससे हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया है और इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है कैथोड रेस की वजह से, तो यहाँ पर जो पार्टिकल बचेगा वो क्या होगा? वो होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दिया केनाल रेस का।
और केनाल रेस का हमने इसको क्यों नाम दिया? क्योंकि इसकी जो फ्लो थी, इसका जो चमक था वो इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे केनाल हमारे पास होता है। तो इस वजह से हमने इसको नाम दिया केनाल रेज। और यही से प्रोटॉन भी हम इसको कहते हैं, यही से प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ। केनाल रेस को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स। तो अभी हमने प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया, लेकिन जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर हम पार्टिकल्स को, यहां जो पार्टिकल्स है इनको हम चेंज कर लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज के कैथोड रेस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम पार्टिकल्स को चेंज कर लेते तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन सब में सेम था, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हुआ। जब हमने इसके गैसेस के पार्टिकल्स को हमने चेंज किया तो यहां पर जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो फिर डिफरेंट आ रही थी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास E/m रेशो है, वो इसका फिर डिफरेंट आ रहा था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास गैसेस है वो, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो यहां पर सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर हम हीलियम को लेते हैं तो फिर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो चार्ज भी ज्यादा होगा, और जब चार्ज ज्यादा होगा तो यहां पर देखिए चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी वजह से इसका चार्ज टू मास रेशियो भी, उस पर भी फर्क पड़ेगा, वो भी कम और ज्यादा होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो इससे चेंज होता है कि अगर हम यहां पर गैसेस को वो तब्दील कर लेते हैं तो यहां पर जो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो है वो फिर डिफरेंट होगा, एक गैस के लिए एक तरह, दूसरे गैस के लिए दूसरी तरह। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो वही प्रॉपर्टीज है जो हमने कैथोड रेस के लिए पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ये सर्कल बनाएगा उसी तरह जिस तरह कैथोड रेस बना रहे थे। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा क्योंकि यहां पर चार्ज प्लेट है, तो इस वजह से ये सीधा मूव करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्टिकल है और पार्टिकल की कोई ना कोई एनर्जी होती है जब ये मूव करता है। तो जब ये मूव करता है तो ये उस छोटे से व्हील को रोटेट करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। और भी इसकी वही प्रॉपर्टीज जिसको हम पढ़ते हैं कैथोड रेस के लिए, वो यहां पर भी हम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो अभी अगर हम चार्ज टू मास रेशियो की बात करें तो चार्ज टू मास रेशियो हमें पता है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो प्रोटॉन होगा। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कौन सा होगा? प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम अगर चार्ज टू मास रेशियो एक प्रोटॉन के लिए या हाइड्रोजन गैस के पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज होगा। और इसका मास कितना होगा? मास इसका 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशो आएगा, लेकिन हमने इसको इस तरह डिस्कवर नहीं किया था चार्ज टू मास रेशो। उसी तरह हमने इसको डिस्कवर किया था और कैलकुलेट किया था जिस तरह हमने कैथोड रेस के लिए कैलकुलेट किया था कि पहले हम उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे। दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाते थे तो वहां से हम इक्वेशन निकालते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल कर लेते थे, और वहां से हम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालते थे। वेलोसिटी का इक्वेशन हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेते थे। दूसरा इक्वेशन कौन सा था? दूसरा इक्वेशन हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r, उसमें हम v को पुट कर लेते थे। वहां से हमारे पास क्या आ जाता? हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो, वहां से हम कैलकुलेट कर लेते थे। तो वो चार्ज टू मास रेशियो यहां पर पुट कर ले आपको पता चल जाएगा कि चार्ज टू मास रेशियो किसी स्पेसिफिक गैस के लिए क्या है। ये डिफरेंट होगा हाइड्रोजन
का जो चार्ज टू मास रेशो है वो तकरीबन मैक्सिमम होता है दूसरों से, लेकिन सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो वो सब का सेम होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सब में सेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो इनर प्रोटॉन है और इसका चार्ज है ये डिफरेंट होता है, क्योंकि गैस के डिफरेंट होने की वजह से ये प्रोटॉन और इसका मास भी डिफरेंट हो जाता है, तो इस वजह से इसका चार्ज टू मास रेशो भी चेंज होता रहता है।